प्रिय विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सत्र 2021-22 में ऑनलाइन शिक्षण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बीए पार्ट तृतीय के अंतर्गत भारत का भूगोल पेपर के भारत भौगोलिक अवस्थिति व परिचय पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक रहेगा तथा एमए फाइनल में भी भारत का भूगोल पेपर है, उसके लिए भी ये उतना ही लाभदायक रहेगा। हम बात करते हैं भारत का भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय के बारे में। तो जब आप देखते हैं कि भारत की अवस्थिति की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अवस्थिति के संदर्भ में आता है कि भारत का अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार क्या है, अर्थात ग्लोब के संदर्भ में भारत की जो निरपेक्ष स्थिति है वह निरपेक्ष स्थिति क्या है। आप सब जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। भारत अपनी गौरवशाली विविधता के लिए संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर हम इन अक्षांशीय विस्तार के अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 के मध्य लगभग 30 अक्षांश भारत की मुख्य भूमि के मध्य से काल्पनिक रूप से गुजरते हुए माने जाते हैं। इसलिए इसका जो अक्षांशीय अंतर है वो 30 डिग्री अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, जो कि गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक मिलता है। यहाँ मैं वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल के लिए हम यह बात करते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो अब देखिए, संपूर्ण ग्लोब की जब हम बात करते हैं तो जब ग्लोब को हम पूर्व पश्चिम दिशा में बिल्कुल मध्य में एक रेखा खींचकर विभाजित करते हैं तो वह रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण की जो कोणीय दूरियां हैं वह अक्षांश कहलाती हैं। भूमध्य रेखा की उत्तर दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरियां अक्षांश कहलाती है तथा भूमध्य रेखा से समान अक्षांशीय दूरियों वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश के संदर्भ में हम संपूर्ण विश्व को 2 गोलार्धों में विभाजित करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर इस संदर्भ में हम बात करें तो हमने यहाँ लिखा कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात हमारी जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में स्थित है। तो भारत ग्लोब के संदर्भ में जब आप बात करें तो वह उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम अक्षांशीय मान के आगे उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। यदि हम देशांतर की बात करें तो जो ध्रुवों को मिलाकर खींची गई बिल्कुल मध्य में एक रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, उससे पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की जो कोणीय दूरियां हैं वह देशांतर कहलाती है तथा इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व के सभी बिंदुओं समान कोणीय दूरी के बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा देशांतरीय रेखा तथा पश्चिम में कोणीय दूरी वाले बिंदुओं को समान दूरी वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। अब जब हम बात करते हैं कि
मुख्य रूप से कि देशांतर के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, तो हम देखते हैं कि भारत की जो अवस्थिति है वो इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर है। अतः हम इसे, ये जो संपूर्ण भाग है ये भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पश्चिम का भाग है वो पश्चिमी भाग के पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारे भारत की स्थिति देशांतर के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध है, इसीलिए हम यहाँ पूर्वी देशांतर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब भारत की एक निरपेक्ष स्थिति के संदर्भ में अवस्थिति की बात करें तो उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध के संदर्भ में हम इसे भारत को विश्व के गोलार्ध मानचित्र में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित मानते हैं। इस भूमि का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है, अर्थात लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो मुख्य भाग है काराकोरम पर्वत श्रेणी से, इस संपूर्ण भाग की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। जबकि हम अगर पूर्व पश्चिम की बात करें अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में सरक्रीक तक, तो वह है 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जब हम बात करें तट रेखा के संदर्भ में केवल, तो हम देखते हैं कि तट रेखा गुजरात से प्रारंभ होती है और दक्षिण में तमिलनाडु से होते हुए पश्चिमी बंगाल तक ये हमारी मुख्य भूमि की तट रेखा है, जिसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है, अर्थात 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की लंबाई है तट रेखा की। अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को भी की तट रेखा को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो इसकी कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर हो जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि केवल मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। यदि द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई आपसे पूछी जाए तो आपको 7,517 किलोमीटर करना है। स्थलीय सीमा की अगर हम लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो एक सामान्य सा परिचय भारत के संदर्भ में जिसकी हमने अभी चर्चा की, उसमें हमने क्षेत्रफल पे बात करी, अक्षांश देशांतर पर बात करी। हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानचित्र में जब हम देखते हैं तो आप देखिए एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है वो आया जम्मू कश्मीर पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके साथ हम प्रत्येक राज्य और उनकी राजधानी को इस मानचित्र में देख सकते हैं। लद्दाख की जो राजधानी है वह लेह रखी गई। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के संदर्भ में 2 राजधानियां निर्धारित की गई जो पहले भी थी, श्रीनगर तथा जम्मू। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह निर्धारित पहले से है शिमला। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में भी केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी के साथ साथ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नई दिल्ली या न्यू दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में भारत का राजधानी बिंदु है। राजस्थान की राजधानी जयपुर।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, दमन दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो कि 3 अलग अलग भागों तथा मुख्य पुडुचेरी से मिलकर बना है। पुडुचेरी के जो 3 अलग अलग भाग हैं उसमें माहे केरल के समीप, केरल की भूमि पर है माहे, जो कि पुडुचेरी का भाग है। कराईकल तमिलनाडु की तटरेखा पर है, जो पुडुचेरी का भाग है। तथा एक है यनम, जो आंध्र प्रदेश की तटरेखा पर है। तो अर्थात पुडुचेरी को अगर हम बात करें तो वह यनम, कराईकल और माहे 3 अलग अलग भूमियों तथा मुख्य पुडुचेरी से मिलकर बना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश पहले एक वृद्ध राज्य की श्रेणी में था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया तथा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बना दी गई, जबकि आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी हैदराबाद, वह तेलंगाना राज्य की राजधानी हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची, जो कि बिहार से अलग हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर। अब हम पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग के महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं, उसमें असम मुख्य राज्य है, जिसकी राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी शिलोंग। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, इस संदर्भ में मुख्य रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राज्य उत्तर से दक्षिण क्रम में है, तो यहाँ ध्यान रखना है पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये मुख्य रूप से म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य हैं। मुख्यतया राज्यों के साथ साथ हम बात करते हैं अंडमान, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा जो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। जब हम बात करते हैं आगे पड़ोसी देशों के संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में कुल 7 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, 7 पड़ोसी देश स्थित हैं। सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा की जो लंबाई है वह 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल की, उसके बाद असम की सीमा लगती है, असम के बाद मेघालय की सीमा, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो अगर हम बांग्लादेश के साथ सीमा लगने वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल राज्य हैं 5। दूसरे स्थान पर आता है चीन, जिसके साथ भारत की 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चीन के साथ लगने वाली सीमा का नाम मैकमोहन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, जिसके साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा का जो नाम है वह है रेड क्लिफ रेखा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये मुख्य राज्य हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ लगती है। म्यांमार के साथ
1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें प्रमुख राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम की सीमा लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, और जो 699 किलोमीटर की भूटान के साथ सीमा लगती है उसमें मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा बनाते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ संलग्न है। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की जो सीमा है उसे डूरंडू रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये एक सामान्य सी जानकारी है भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमा के संदर्भ में। हम बहुत भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर यहाँ चर्चा करेंगे। भारत की जो समुद्री तट रेखा की हम बात कर रहे हैं वह 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो जो तट रेखा की स्थिति है 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। ये फैक्ट आपको काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा। पुडुचेरी में जो हमने वीडियो में बात करी, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल तथा मूल पुडुचेरी को शामिल करते हुए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे राज्य हैं 5 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। भारत के औसत समुद्र तल मापन की हम बात करें तो चेन्नई से किया जाता है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा या जलीय सीमा के संदर्भ में हम बात करें तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील मानी जा गई है। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक तथा अन्य क्षेत्र 200 समुद्री मील तक माना गया है, जिसमें 12 समुद्री मील जो प्रादेशिक जल सीमाएं, वहाँ भारत को सागरीय क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। ये रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्य आपको याद रखने हैं। भारतीय मानक समय से अगर हम ग्रीनविच समय की तुलना करें तो ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय जो है वह 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अगर हम भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान की बात करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला स्थान विश्व में रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 5वां ब्राज़ील का है, छठा ऑस्ट्रेलिया का है तथा 7वां भारत का है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है, जबकि जनसंख्या में जो इसका हिस्सा है वह 17.5% है। हम सामान्य रूप से भारत के मानचित्र के संदर्भ में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमने ब्रिटिश शासन से अधिग्रहित किए थे। उसमें मुख्य रूप से पुर्तगाल से हमने जो क्षेत्र अधिग्रहित किए स्वतंत्रता के पश्चात, उसमें महत्वपूर्ण है दादरा नगर हवेली, जो कि 1954 में अधिग्रहित किया गया था, दमन व दीव जो कि 1961 में अधिग्रहित किया गया था तथा गोवा 1961 में अधिग्रहित किया गया था। तो मुख्य रूप से हम ये ध्यान रखें कि स्वतंत्रता के बाद हमें जो विदेशी शक्तियों से भूमि अधिग्रहित हुई, जो पहले किसी अन्य ब्रिटिश सरकार के अलावा किसी अन्य शासन के अधीन थे, उनमें पुर्तगाल से हमने दादरा नगर हवेली, दमन दीव तथा गोवा को प्राप्त किया। और इनके ईयर जो वर्ष हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं। दादरा नगर हवेली 1954 में प्राप्त किया गया, दमन दीव 1961 में तथा गोवा 1961 में प्राप्त किया गया। फ्रांस से जो हमने प्राप्त किए उसमें चंद्रनगर, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व ही सम्मिलित हो गया था, 1946 में हमने एक्वायर कर लिया था। पौंडीचेरी, वर्तमान पुडुचेरी जो है
उसे 1954 में प्राप्त किया गया था। कराईकल, माहे तथा यनम को 1954 में, अर्थात एक तरह से संपूर्ण पुडुचेरी को 1954 में फ्रांस से हमने अधिग्रहित किया था, फ्रांस से प्राप्त किया था। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी हम बात करें तो दमन दीव, जो कि दमन गुजरात से घिरा हुआ है। चंडीगढ़ उसकी राजधानी है। पुडुचेरी उसकी राजधानी है। दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तथा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए, लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। इसी तरह से हिमाचल में भी एक धर्मशाला जो स्थान है उसे शीतकाल में सर्द राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य सी आज हमने भारत के सामान्य परिचय की जानकारी प्राप्त की। कल हम भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की सॉइल संरचना कैसी है, भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, उस संदर्भ में वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।